बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास की रिवाइज्ड जो बुक है उसके तीसरे यूनिट द एक्विंग ग्रीन को रेफरेंस बनाकर मैं आज स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पोइट्री में 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन जो पिछले सालों में पिछले कोर्स में जो चेंज हुआ है उसमें आता रहा है। बोर्ड का पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ तो यही क्वेश्चन आएगा। समरी जो 9th 10th में आती थी बहुत आसान थी और इसके आने के चांसेस तकरीबन आप फर्स्ट ईयर में 0 है। यही था कि पूरी किताब में 2 या 3 नज़में थी, तो बच्चे वो 2 या 3 नज़मों की समरी जो थी वो गाइड बुक से या उनके टीचर्स लिखवा देते या किसी तरह से भी या कोई नोट्स वगैरह उनसे वो याद कर लेते। समरी लिखने का तरीका नहीं बताया जाता था बच्चों को, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा टीचर भी हो जिसने कोशिश की हो कि समरी खुद से कैसे लिखी जा सकती है। खुलासा का सवाल उर्दू में आता है वो भी याद करवाते हैं, इंग्लिश में समरी आती है वो भी याद करवाते हैं। और पैराफ्रेजिंग सिंगल नेशनल करिकुलम में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और जो नई किताब आई है उसकी एक्सरसाइज में काफ़ी जगह पे पैराफ्रेजिंग का पूछा हुआ है, तो उससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन चांसेस किसके इसके 0 है, इसके हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है और अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, चेंज हो भी गया तो ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चे को जज करने के लिए कि उसने पोइट्री कैसी पढ़ी हुई है। और इस क्वेश्चन के मुकाबले में स्टैंजा एक्सप्लेनेशन याद नहीं किया जा सकता। पिछले कोर्स में 20 नज़में थी, हर एक के 3-4 स्टैंजास भी थे किसी में, तो अगर मिनिमम 50 स्टैंजास कम से कम बनते थे। वो 50 स्टैंजास 2 समरीज के मुकाबले में बहुत बड़ा डिफरेंस है और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जो याद करने के रट्टा लगाने के आदी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि 5 नंबर का सिर्फ 5 नंबर का सवाल आता था और इतना ज़्यादा याद करना। तो इस पे मेरी राय तो यही है कि इसको करना सीख लें, इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप कुछ गेन भी करेंगे, अच्छा भी लगेगा, कुछ फ़ायदा भी होगा, आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा होगा, आप लिख सकेंगे। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन जिसको सिर्फ स्टैंजा भी कहते हैं, उर्दू में तशरीह के सवाल की तरह आता है। उसमें भी लिखा होता है हवाला मतन और सियाको सबाक से के हवाले से तशरीह करें, यानी बताना है कि जी कौन सी कहानी में से ये कौन सी नज़म में से लिया है और उसका सियाको सबाक बताना होता है कि आगे पीछे पोएम में से जहाँ से लिया गया है उसमें बात क्या की गई है, मैसेज क्या है। ये 2-3 चीज़ें पूछते हैं वो। उर्दू में तो इसी तरह से, इंग्लिश में भी यही है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो समरी जो थी वो मुख्तसरन लेकिन नज़म को मुकम्मल लिखना होता था, पूरी नज़म भी अंदर कवर हो जाए और लिखा भी थोड़ा जाए। तो हमारे यहाँ कुछ टीचर्स या कुछ गाइड्स ऐसी हैं कि वो उसको फैला के इतना बड़ा कर देते हैं कि 2-2 3-3 पेजेस बन जाते हैं और फिर वो हमारे अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन के ज़्यादा लिखा हो तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये बात कहीं किसी हद तक सच भी होती होगी, इसीलिए बच्चे जो हैं वो एक छोटी सी नज़म की समरी जिसकी तकरीबन 8-10 लाइनें बनती हैं टोटल, उसकी इतनी लंबी समरी लिख के आ जाते हैं कि वो समरी नहीं एक्सप्लेनेशन होती। एक्सप्लेनेशन और समरी एक दूसरे का उलट है। एक्सप्लेनेशन है कि थोड़ा सा दिया है उसको एक्सप्लेन करके बढ़ा के लिखें, और समरी क्या है कि ज़्यादा थोड़ा सा जितना भी आपको दिया है उसको और कम करना है, कंसाइज कर देना यानी। और पैराफ्रेजिंग क्या है, ये एक पॉसिबल है कि ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स में एक नई चॉइस के तौर पे एक क्वेश्चन आ जाए, इज कन्वर्टिंग पोइट्री इनटू प्रोज। शायरी को नसर की सूरत में लिखना है और कुछ नहीं करना, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है,
बस बताना है कि जी ये इंग्लिश जो नज़म में लिखा हुआ है वो अगर सिंपल इंग्लिश में होगा तो किस तरह से होगा, क्या चीज़ होगी। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन जो है इस तरह से होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होती है, एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दिए गए स्टैंजा को, ये जो नीचे दिया हुआ है, 2 3 4 6 लाइनें पे नज़म के अंदर से वो उठा के ले लेते हैं, होती कंटिन्यूस है, ये नहीं है कि एक पहली उठा दी, एक तीसरी और एक 10वीं लिख दी, ऐसे नहीं होगा, इकट्ठी होगी जिनका आपस में मिलके मीनिंग बनते हो। तो ये मैंने वहाँ इसी नज़म में से लिए। तो इस तरह से नीचे स्टैंडा लिखा होता है, ऊपर ये स्टेटमेंट होती है, कोई चॉइस वगैरह नहीं आती, जो आ गया वही करना है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या बात है, बात क्या की गई है, और रेफरेंस का मतलब होगा कि जो बात की गई है कहाँ पे की गई है, किसने की है, यानी नज़म बतानी है, शायर बताना है और नज़म का थीम बताना है कि उसमें बात क्या की गई है। ओवरऑल ये होता है। अगर बड़ी क्लासिकल के लेवल पे बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इस स्टैंजा के पहले और बाद में क्या क्या आया। वो एक मुश्किल चीज़ होती है और वो लॉन्ग पोइम्स के लिए आती है। मास्टर लेवल पे जो होते हैं एग्ज़ाम्स, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये क्योंकि नज़म ही छोटी होती है तो हम कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उसका थीम या उसकी एक शॉर्ट सी समरी लिख देते हैं कि ये नज़म के अंदर बात हुई है, नज़म ये वाली है और इसको फलां शायर ने लिखा है। उस चीज़ को हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन है, एक गलती है, बहुत सारी गाइड बुक्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्सों में स्टेटमेंट लिखी होती है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो वो क्या करते हैं कि एक हेडिंग बना देते हैं रेफरेंस की, दूसरी बना देते हैं कॉन्टेक्स्ट की और तीसरी बना देते हैं एक्सप्लेनेशन की। 3 हेडिंग्स के अंडर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर दूं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और इसका मतलब होता है कि एक यूनिट में एक जगह पे ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके अंदर क्या लिखना है, ये पोएम का टाइटल लिखना है, पोएट का नाम लिखना है और एक मुख्तसर सा ओवरव्यू देना है नज़म का कि बात क्या की गई है, ऑल एट सेम प्लेस, यानी एक ही जगह पे सारा कुछ लिखना है। ये होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और अगर हम इस स्टेटमेंट को चेंज करके इस तरह से करते रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट, तो रेफरेंस से मुराद ये हो जाएगी कि हम शायर और नज़म का नाम बता दें और कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होगा कि ये जो लाइनें हैं उनके आगे पीछे क्या दिया गया है। तो शॉर्ट पोएम के बारे में सिर्फ उसकी शॉर्ट सी समरी दे देंगे। तो ये है कि जी इस तरह से अगर इसको किया जाए, ये 2 हेडिंग्स हो जाएंगी, रेफरेंस अलग हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसको कर देते हैं। जैसे ये एक रेफरेंस की है, उसके आगे रेफरेंस लिख देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट है, फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी शॉर्ट सी समरी टाइप लिख देते हैं कि नज़म के अंदर बात क्या की गई। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है कि कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस दे के बताइए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको उस बात आगे पीछे क्या है उसका रेफरेंस दीजिए कि कहाँ से लिया और किसने लिखा, ये इसका रेफरेंस है। रेफरेंस दे के फिर लिखिए इसको। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक बात करूँगा कि हमारे यहाँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बात जो गलत तरीके से होती है, गलती जैसे गलतुल आम भी कहा जाता है, ऐसी हो जाती है कि बाद में उसको ठीक कर लिया जाता है। फिर उसको गलती मानने, यानी गलतुल आम को किसी भी लैंग्वेज एक्सपर्ट के नज़दीक यही है कि जो ऐसी गलती है जो वाइड स्प्रेड है, सब भी ऐसे मानने लगे, अब आप उसको भी इसी तरह से सभी मान रहे हैं। तो ये गलतुल आम में आ चुका है। रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हेडिंग्स लिख देंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा इस क्वेश्चन का, लेकिन ठीक चीज़ यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक इकट्ठा लिखा जाए, ये बहरहाल गलती है। इसी तरह से ही है
कि 1993-94 में लाहौर के एक पब्लिशर ने एक बहुत मशहूर गाइड बुक इंग्लिश की 9th-10th के लिए वो उसने पब्लिश की। तो वो उस बुक में उन्होंने लेटर और एप्लीकेशंस में क्योंकि उन्हीं दिनों में या उससे कुछ अर्सा पहले जब एग्ज़ाम्स में नकल वगैरह के ऊपर अचानक से बहुत सख्ती होना शुरू हो गई, तो 93-94 की बात है। तो फिर बोर्ड की तरफ से डायरेक्शंस आई कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से अपना रेफरेंस नहीं लिख सकता पेपर में। वो अपना नाम नहीं लिख सकता, वो अपना रोल नंबर नहीं लिख सकता, वो अपने शहर का नाम नहीं लिख सकता, वो अपना एड्रेस वगैरह नहीं लिख सकता। ऐसी कोई चीज़ पेपर में नहीं लिख सकती। इसके ऊपर यूएमसी बनेगा और ये बोर्ड का रूल बन चुका है। उस चीज़ से को मद्देनज़र रखकर उस किताब वाले ने एप्लीकेशंस के अंदर ABC लिख दिया सिटी के नाम की जगह। यानी अगर वो जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल और नीचे शहर का नाम लिखना, वहाँ पे ABC लिख दिया। अब उसको करने के बाद उसको ख्याल आया कि ABC इस तरह से तो ऑड सा लगेगा, ये क्या चीज़ है। उसने समझाने की गर्ज से उसके गिर्द ब्रैकेट डाल दिए कि यहाँ पे सिटी आता है। ब्रैकेट्स का मकसद भी यही होता है कि बाहर लिखी हुई चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये क्या है। होते होते उस सिटी की ब्रैकेट्स उड़ गई तो ABC सिटी हो गया, और उसके बाद से अब ये सिटी पहले आ चुका है, ABC बाद में हो गया, और सिटी ABC हो गया। और ये अब बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में सिटी ABC लिखा हुआ आता है। यानी एक चीज़ जो उसने एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी वो उसको गलती से उसी का हिस्सा ही बना दिया। अब अगर एक्चुअली ABC लाहौर हो तो लाहौर सिटी, तो किस पागल को ये नहीं पता होगा कि लाहौर सिटी है, मुल्तान सिटी सिटी से सिटी के साथ सिटी लिखना ज़रूरी थोड़ी है। ये तो ऐसे ही है कि किसी आदमी का नाम लेके अमजद पूरे उसके आगे लिख दे मर्द। तो ये इस तरह की एक बेवकूफ़ी है जो हमारे यहाँ चल पड़ी है, रिवाज बन गई है और एक्सेप्टेड है। तो इसी तरह से ये भी उसी टाइप की एक बेवकूफ़ी है, चल पड़ी है, रिवाज बन गई है, एक्सेप्टेड है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये लिखें, ये बेहतर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। डिवाइड योर स्टडी ऑफ पोएट्री इनटू 4 पार्ट्स। अगर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो नज़म को पढ़ाकर उसके 4 हिस्से एक्सप्लेन कर दें बच्चों को। इसके अलावा आपको उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें इनकरेज करें कि वो खुद लिखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको इस तरीके से, आजकल तो AI भी है और इसके अलावा वैसे इंटरनेट है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा सीरियसली आप लें अपनी स्टडीज़ को। ये नहीं है कि हमें वो भी शॉर्टकट तरीका पूरी कौम का जो कि बनी बनाई मिल जाए, हम बस उसको याद कर लें। उसी चीज़ ने हमारे एजुकेशन सिस्टम का मुसलसल बेड़ा गर्क किया हुआ और मज़ीद कर रहा है। लेकिन हम हैं कि उसी के ऊपर अटके हुए कि यही करना है, ये आसान है, यही करना है। तो अगर आप याद करने में एक क्वेश्चन को, 2 पेजेस का क्वेश्चन है, 20 मिनट लगा देते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर 20 मिनट में आप उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिसर्च करके तो उसको खुद उसके 4 हिस्से कर लेंगे, तो वो आपको परमानेंट आपकी मेमोरी का हिस्सा बनेगा। आपको करना आ जाएगा कि करते कैसे। तो 4 हिस्सों में कैसे कौन-कौन से डिवाइड करना है, किसने लिखा, शायर का नाम पता हो आपको, उसके अच्छे से ठीक से स्पेलिंग अपने नाम के, और फिर शायर का स्टेटस क्या है। कुछ शायर होते हैं कि ऐसे नाम मालूम से होते हैं, जैसे वो प्रीवियस बुक में था कि एक पोएम थी तो उसका जो पहला एडिशन आया था तो उसके नीचे अनोनिमस लिखा हुआ था कि नामालूम शायर है कोई। तो 2 साल के बाद उसका नया एडिशन आया तो नीचे जॉन पीटर लिख दिया। और आप अगर आज भी गूगल करें तो जॉन पीटर नाम का कोई शायर नहीं है इंग्लिश में। अगर कोई है भी तो वो ऐसा ही है कि जिसको कभी किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, माना ही नहीं है। और ऐसे अननोन किस्म के बंदे को की पोइट्री जो है वो अनफिट होती है कोर्स में डालने के लिए, और हमारे यहाँ उन्होंने डाली हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये
काम ख़राब करती हैं। तो इसलिए आप हू इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च करें, किसने लिखा, सिर्फ आपको पता चलेगा नाम। मेन चीज़ तो वही होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लें। हमारे यहाँ उर्दू में भी हम इसी तरह से करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली मान लिया, बस। इसके अलावा, नाम के अलावा हमें ये पता है कि वो एक शायर हैं। तीसरी चीज़ हमें नहीं पता, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वो कौन है। इसी तरह से गालिब है, तो उन्हें हम एक कह देंगे उर्दू शायर है, और शायद फिर कंफर्म किसी का भी नहीं होगा, बताएंगे जी कि एक बड़ा नाम है। अल्लामा इकबाल शायर हैं, और वो बाकी उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स आ जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि हम उनके ऊपर एक पूरा मजमून याद कर लेते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता है, 3-4 किताबों का नाम भी आता होगा। लेकिन इस तरह से नहीं है, हम हूँ अब करें तो थोड़ा सा पढ़ें, पोएट है कौन, बैकग्राउंड क्या है उसका, बैकग्राउंड यानी वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादातर होंगे कुछ ब्रिटिश होंगे, कुछ अमेरिकन होंगे। पिछले कोर्स में एक पोएट था जॉन स्टालवर्दी, नाम जॉन स्टालवर्दी था, JON। पहले किताब में JAN स्टालवर्दी, जॉन स्टालवर्दी इस तरह से लिखा हुआ है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ 6-7 साल के बाद उसको उसके एक्यूरेट नाम के साथ लिखा। और वो कराची में एक यूनिवर्सिटी में है, वो ब्रिटिश थे लेकिन कराची की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनकी पोइट्री जो है उन्होंने कोर्स में डाली हुई। तो पता होना चाहिए कि कौन क्या है, तो किसने लिखा, कौन है। ये नज़म जो है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, विलियम ब्लेक ने लिखी है, और विलियम ब्लेक इंग्लिश में सबसे बड़े नामों में से एक आदमी है। शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, विलियम ब्लेक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। अगर आप 4 बड़े नाम इंग्लिश पोइट्री के लिखें तो ये उनमें से एक नाम आता है। हाउ, कैसा लिखा है, स्टाइल, स्ट्रक्चर बता दें। स्ट्रक्चर होता है कि जिन नज़म को स्टैंजाज़ की सूरत में लिखा हुआ है। पोइट्री का, पोएम का एक स्ट्रक्चर ये भी होता है कि ये एक सोनेट है। मुख्तलिफ नज़मों की टाइप्स हैं इंग्लिश पोइट्री में। टीचर्स जो हैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, टीचर को पहले ही आता होगा, बच्चे रिसर्च कर सकते हैं, अपने कोर्स की नज़मों के बारे में रिसर्च करके रखें कि किस तरह की है, कौन से स्टाइल की है। ये जो है डेक्वन ग्रीन, ये 10-10 लाइन्स वाले 3 स्टैंजाज़ हैं इसके। और स्टाइल जो रिदम वगैरह का स्टाइल है वो ये है कि हर 2 लाइनें आपस में हम आवाज़ हैं, पहली दूसरी सेम आवाज़ें, फिर तीसरी चौथी सेम आवाज़ें, इसी तरह से पूरी नज़म इसी तरह से चलती है। इसको कपलेट फॉर्म कहा जाता है। वाई, क्यों लिखा, यानी मकसद क्या था, मैसेज क्या है, थीम ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम। हु रोट इट, किसने लिखा, पोएट का नाम, पोएट का बैकग्राउंड बताना है, पोएट का स्टेटस बताना है कि इंग्लिश पोएट्री में पोएट बड़ा बड़ा नाम है, छोटा नाम है, अननोन है, इस टाइप का। पोएट का स्टाइल क्या है। 2-4 पोएट्स ऐसे हैं जिनका एक स्टाइल बाय नेम स्टाइल होता है, यानी कुछ रोमांटिक पोएम है, कुछ प्री रोमांटिक्स हैं, और कुछ क्लासिकल हैं, नियो क्लासिकल होते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, तो वो चलते हैं। हाउ, कैसा लिखा हुआ है, स्टाइल, स्ट्रक्चर पोएम का बताना है। लैंग्वेज कैसी है, मुश्किल है, आसान है, ये तो एक ही 2 लफ्ज़ों में चल जाती बात। और फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है 9th क्लास की पोएम द डैफोडिल्स के बारे में। और फिर वाई है, द मैसेज ऑफ द पोएम और थीम ऑफ द पोएम। वाई में मैसेज ऑफ द पोएम कि क्यों क्यों लिखी नज़म में, वो बताना क्या चाह रहा है, किस वजह से नज़म लिखी थी, थीम क्या उसका दिया। और व्हाट कंटेंट ऑफ द पोएम, यानी उसको जितना भी आपको मिला है उसकी पैराफ्रेजिंग कर दें। स्टैंजा का क्वेश्चन कुछ सैंपल के तौर पर मैंने लिखा है।
इसकी डिवीज़न जो है वो इस तरह से है कि एक नंबर शायर के नाम का है, नज़म के नाम का, शायर के नाम का, एक नंबर आपने जो उसका ब्रीफ ओवरव्यू देना है, थीम बताना है, एक नंबर उसका है, और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के, और ओवरऑल 5 नंबर हैं। और इसको इस तरीके से चेक नहीं किया जाता, वो बस एग्जामिनर इसको पढ़ता है और आपको 5 में से 4, 3, बालों का 2 ऐसे इस तरह से नंबर देता है। बहुत मुश्किल होगा, बहुत रेयर होगा कि वो 5 में से 5 नंबर दे दें। अगर हम इस थ्योरी को ले लें कि 5 में से 5 नंबर नहीं आएंगे, 4 आएंगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? खुद लिखना चाहिए या याद करना चाहिए? याद करने से भी 3 या 4 नंबर आएंगे और खुद लिखने से भी 3 या 4 नंबर आएंगे। 2 नंबर तो पक्के हैं, नज़म का नाम ठीक लिख लें, शायर का नाम ठीक लिख लें, ये हो गए। उसके बाद बाकी जैसा भी लिखा होगा 3 नंबर में से एक या 2 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर इस क्वेश्चन को इतना नेगेटिवली लेके इसको रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद सीखें, इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखें कि आपने इसमें से अगर कुछ चीज़ याद रखनी है तो शायर का नाम याद रखना है और पोएम का टाइटल याद रखना है, तो क्या है, उसके स्पेलिंग्स क्या हैं, बस। इसके अलावा आपको मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत होगी, ये करें। बाकी जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ये लाइनें 6 लिखी हुई हैं, उनको आपने पैराफ्रेज कर देना, एक आधा नंबर वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो वही नंबर जो आपने याद करके इतना अपनी दिमाग खपा कर तो 3 या 4 नंबर लेने, वो वैसे भी आ जाएंगे। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा जी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक हेडिंग लिखी है। जैसे मैंने बताया था कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हेडिंग्स भी लिखी जाती हैं, और वो गलतुल-आम एक मशहूर हो गया, तो मैं तरजीह इसी को देता हूँ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखूँ और आगे फिर लिख रहे हैं दीज लाइन्स आर ए सिलेक्शन, दीज लाइन्स आर एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विलियम ब्लेक्स, शायर का नाम लिख दिया, पोएम उसकी पोएम है और पोएम का नाम भी लिख दिया, टाइटल लिख दिया द एक्वन ग्रीन। अगर आपको ये याद नहीं सही से रहता, कुछ नज़में होती हैं जिनका नाम लंबा होता है, तो उसमें से कहीं कहीं कोई लफ्ज़ कैपिटल नहीं किया होता उन्होंने, क्योंकि टाइटल लिखने का एक कम्प्लेक्स किस्म का रूल है, और अगर आपको वो रूल ठीक से नहीं आता है तो आप इसके लिए आसान ये कर सकते हैं कि आप ये सारा कैपिटल में लिख लें, द एक्वन ग्रीन सारे के सारे बड़े लेटर लिख लें। उसके बाद जी हम ये तो हो गया, उसके बाद पोएट कैसा है और नज़म क्या है, तो पोएट के बारे में लिख देते हैं, विलियम ब्लेक वाज अ ग्रेट ब्रिटिश पोएट, बस हो गया। हु वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नज़म क्या बता रही है, ये वाला एक नंबर है, द पोएम शेड्स लाइट ऑन ए ग्रीन प्लेग्राउंड वेयर चिल्ड्रन आर एट प्ले। ये तो मुझे जो नज़म में से जुबानी याद है, ये नज़म मैंने अपने इंटर के कोर्स में पढ़ी है, और तब से लेकर आज तक ये दोबारा देखी है वीडियो बनाते वक्त, तो मुझे याद आई है कि क्या क्या था इसके अंदर। तो ऐसे ही है कि बच्चे खेल रहे हैं और बड़े जो हैं वो आपस में चिट चैट बातें कर रहे हैं। मज़ीद पूरा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो काफ़ी हो जाएगा इतने कि ये एक प्लेग्राउंड है जिसको एक्वन ग्रीन कहा गया है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बातें कर रहे हैं। The poem is written in couplet form and contains 3 10-line stanzas. तो नज़म जो है उसकी फॉर्म जो है वो कपलेट है, वो पहले भी बता चुका हूँ कि 2-2 लाइनें हम आवाज़ चलती हैं और 3 10-10 लाइनों के स्टैंजास हैं। ये अगर आप मिस भी कर देंगे तो ऐसा कुछ लाजमी पार्ट नहीं है, छूट भी जाए तो कोई इशू नहीं, लिख दिया तो अच्छा है। एक्सप्लेनेशन लिखिए, दिस पोएम, फिर नज़म की पहले से तारीफ करना शुरू कर दी। दिस पोएम इज सिंपल, शॉर्ट एंड थॉट प्रोवोकिंग। ये एक ऐसी लाइन है जो आप अपने कोर्स की हर नज़म के बारे में लिख सकते हैं। और आगे शायर का नाम है, ब्लेक एन अर्ली रोमांटिक प्री रोमांटिक पोएट हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड। नज़म ऐसी है, सादा है, छोटी है और ख्यालों को तरगीब देती है।
सोचने पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है। और ब्लेक जो कि एक अर्ली रोमांटिक पोइट है, ये रोमांटिक पोइट्स की किस्म थी, यानी एक उनका ग्रुप था, उनमें से जो पहले शुरू में थे उनमें से एक था। बहुत सारे क्रिटिक्स इसे रोमांटिक नहीं मानते बल्कि इसे प्री रोमांटिक कहते हैं कि उनसे पहले था, इसकी वजह से लोगों ने रोमांटिक पोइट्री की है। और इंग्लिश की रोमांटिक पोइट्री उर्दू की रोमांटिक पोइट्री से बहुत डिफरेंट है। एज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, उसने खूबसूरती से बयान किया था, ग्रीन प्ले ग्राउंड विद ऑल इट्स बसल, एक सब्ज खेल का मैदान, सरसर जिसको एक ग्रीन उन्होंने कहा, यहाँ पे बहुत रौनक है। द प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग राइमिंग मेक्स दिस पोएम अ लव। नज़म के बारे में मज़ीद बताना है कि जी कपलेट फॉर्म और राइमिंग जो इसकी अच्छी राइमिंग स्कीम बनाई हुई है उसने इस नज़म को बहुत ही प्यारा कर देते। द स्टैंजा टेल्स दैट, और जो स्टैंजा दिया है वो ये बताता है, उसके आगे आपने उसी को पैराफ्रेज करके लिख देना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आखिर पे भी ये तकरीबन ये हर के एक के साथ आप चला सकते हैं। द यूज ऑफ फिगरेटिव येट सिंपल लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच हर पोएट यूज़ करता है, कोई सिमिली कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सादा सी ज़ुबान है जिस नज़म से नज़म जो को एक लिटरेरी वेटेज मिलता है कि ये अदब में बहुत मशहूर हो गई है, एंड इट रिमेन्स वन ऑफ द मास्टर पीसेज ऑफ इंग्लिश टंग। इंग्लिश लैंग्वेज भी लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश टंग लिखना ज़्यादा लिटरेरी है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। हमारे एग्जामिनर्स जो हैं वो लकीर के फ़कीर भी पाए गए हैं, वो टंग को शायद मुंह के अंदर वाला जो उज़ू है उसी की तक ही रखते हैं, तो इसको गलत ही ना करार दे दें, इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इंग्लिश टंग लिख सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि लिखना ठीक है या नहीं ठीक, वो जैसा कहे वैसा कर लीजिएगा।